नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है गोल गुरु अकेडमी पर। हमारी जो लैब असिस्टेंट की सीरीज चल रही थी, हमने उसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट किया था। आज उसी का हम दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं, आंकड़ों का निरूपण। देखिए साथियों, हमारी ये दोनों बुक चल रही है मार्केट में। एक तो ये थ्योरी वाली है और एक है ये क्वेश्चन बैंक। इन दोनों को आप साथ साथ पढ़ते रहिए, प्रत्येक टॉपिक है उसको बारीकी से पढ़ते रहिए। और इसको पढ़ने के बाद अपने ऐप पे जाइए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए। जितने आप टेस्ट ज़्यादा दोगे उतनी आपकी तैयारी और भी अच्छी बढ़ती जाएगी। तो देखिए, आज अपना टॉपिक है आंकड़ों का निरूपण। आंकड़े क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की जो संख्यात्मक जानकारी होती है वो क्या होती है? आंकड़े। किसी भी चीज़ का हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। जैसे पूर्व विश्व की जनसंख्या, अब अलग अलग देशों की है, अलग अलग राज्यों की, वो जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े। अब आंकड़ों का निरूपण, किसी भी चीज़ आंकड़े संख्यात्मक जानकारी होती है, ये एक डिफिकल्ट होती है। अब इसी चीज़ को हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे इसको समझाया जा सकता है? तो इसी चीज़ का निरूपण करने के लिए इन आंकड़ों का क्या कहना? निरूपण। यानी किसी भी चीज़ को ग्राफ, चित्र, डायग्राम, इनसे समझाना क्या कहलाते हैं? आंकड़ों का निरूपण। इसको सरल भाषा में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ों का निरूपण। अब देखिए, आरेख की निरूपण क्यों, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी आरेख के निरूपण की? आरेख के निरूपण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे सामने समस्या क्या थी? मुख्यतः पहली बात है, हमारे सामने समस्या थी कि जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? जटिल तथ्यों को। ये जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं वो जटिल होते हैं। अब इनको सरल भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? इन्हें समझाने के लिए अनुभव, समय और परिश्रम की आवश्यकता अधिक होती है। अब इन जो संख्यात्मक आंकड़ों है, हम उनको कैसे समझाएं? इसके लिए एक तो अनुभव होना चाहिए कितने, और फिर समय का भी होना चाहिए, और फिर परिश्रम इसमें अधिक करना पड़ेगा इनको समझने के लिए। अब इस समस्या का समाधान के लिए इसका क्या सॉल्यूशन हुआ? वो है आंकड़ों का निरूपण। इनका निरूपण करना हमारे लिए, निरूपण का समाधान के लिए आरेख की निरूपण इन आंकड़ों का दृश्यमान, विजुअल और आकर्षक बनाता है। अब इन चीजों को विजुअल, दृश्यमान तरीके से समझकर फिर इनका सॉल्यूशन करते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति के लिए सरल और बोधगम्य, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसको आसान भाषा में समझ सकते, इन आंकड़ों का विश्लेषण कर सके। अब आंकड़ों का निरूपण का मतलब क्या होता है? जो जटिल आंकड़े हैं उनको सरल तरीके से समझना, प्रत्येक व्यक्ति आसानी से इनको ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा समझ सकता है। अब देखिए, निरूपण की चार प्रमुख विधि। अब इन आंकड़ों को निरूपण के लिए चार मुख्य विधियां बताई गई है। इन विधियों के माध्यम से हम और भी इसको सरल भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है आरेख यानी डायग्राम। किसी भी चीज़ का हम डायरेक्ट डायग्राम बना के उसको हम समझ सकते हैं। फिर है आलेख, ग्राफ, ग्राफ के द्वारा। आरेख यानी डायग्राम यानी चित्र आरेख, दंड आरेख, इनके माध्यम से हम और इसको सरल भाषा में आंकड़ों को व्यवस्थित करके समझ सकते हैं। फिर है आलेख, ग्राफ बना के। हम किसी भी चीज़ को ग्राफ बना के एक्स और वाई एक्स के दिशा निर्देश में बिंदु या रेखा के आधार पर, वक्र के आधार पर हम इसको कन्वर्ट करके आलेख या ग्राफ के माध्यम से इसको और सरल भाषा में समझ सकते हैं। अगला तीसरी विधि है वितरण मानचित्र। अब किसी भी चीज़ का वितरण को, यानी जनसंख्या का वितरण है, जैसे फसलों का उत्पादन का वितरण है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं? उनको मानचित्र के द्वारा। किसी भी चीज़ का मानचित्र बना लेंगे, जैसे भारत में जनसंख्या का वितरण है या घनत्व का वितरण है, तो प्रत्येक राज्य के अकॉर्डिंग हम इसको मानचित्र के थ्रू समझ सकते हैं। फिर है मानारेख, कार्टोग्राम। मानारेख के द्वारा प्रत्येक जो आंकड़ा होते हैं वो, जैसे अलग अलग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दो क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जिस क्षेत्र का ये आंकड़े ज्यादा होंगे उस क्षेत्र को बड़ा दिखाया जाएगा, और जिसके क्षेत्र के आंकड़े कम है उनको छोटा दिखाया, यानी दो को तुलना कर सकते हैं हम इसकी मानारक के द्वारा। आगे इन आरेखों के लाभ। जो हमने आरेख बनाए इसके लाभ क्या है? पहला लाभ क्या है? सरल प्रस्तुतिकरण। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्य उद्देश्य इसका ये था निरूपण करने का कि हम इसको सरल रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट ये सरल रूप से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे जटिल आंकड़ों को सरल व बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है रुचिकर। अब इसको अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है, इसमें संकेत रखे, जैसे निरस्ता को कम किया जा सकता है।
जैसे डायरेक्ट थ्योरी वाली चीज़ें हम बार बार पढ़ रहे हैं तो हमें निरस्ता आ जाती है। अब इसको रुचिकर बनाने के लिए हम ग्राफ, डायग्राम, ये चित्र बनाते हैं तो इसमें निरस्ता नहीं रहती है। अब संकेत है, किसी संकेतों के माध्यम से इसको आकर्षक बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण, अब दो चीज़ों का आप तुलनात्मक अध्ययन करने चाहते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है इनको चार्ट या ग्राफ के माध्यम से विभिन्न आंकड़ों की आपस में तुलना करना आसान हो जाता है। अब दो चीज़ों को हम आपस में तुलना करेंगे तो सबसे बढ़िया चीज़ है उसको ग्राफ के द्वारा समझाया जाना। पूर्वानुमान, भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। अब ग्राफ के द्वारा हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे ये आगे बढ़ेगी या घटेगी, तो इसके आधार पर हम उसका पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आरेख रचना के सामान्य नियम। अब आरेख का हम निर्माण कर रहे थे तो इसके क्या क्या नियम है, किस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है। पहला, उपयुक्त आरेख का चयन। अब पहले तो उपयुक्त आरेख का चयन करना होगा कि किस प्रकार का आरेख का निर्माण होगा, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, किस प्रकार का ये है। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर ही सही प्रकार का आरेख चुने। किस प्रकार के हमारे पास आंकड़े हैं उसके आधार पर हमें कौन सा आरेख बनाना ये हमें तय करना है। अगला है मापनी के अनुसार, सभी आरेख उचित मापनी के अनुसार बनाए जाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मापनी, हम किसी भी प्रकार के मानचित्र बनाते हैं या कोई भी चित्र बनाते, ग्राफ बनाते हैं तो हमारे लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ होती है वो क्या होती है, मापनी, स्केल। मापनी के आधार पर ही उसकी शुद्धता का परिमाण लगाया जा सकता है। स्पष्ट शीर्षक, उसका शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए किस प्रकार किसका हम ये आरेख बना रहे हैं। आरेख का शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और सूचनाप्रद होना चाहिए। अगला संकेतों का प्रयोग, लीजेंड्स यानी संकेत का प्रयोग उचित स्थान पर करें। आरेख आकर्षक व सरल हो। जिस जगह पर हमें किसी प्रकार का, जैसे माउंटेन है, पर्वत है, तो वहाँ पर हम संकेत डाल सकते हैं। हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हम संकेत डाल सकते हैं जिससे आसानी से समझ आए कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल है। मानचित्र में इनका प्रयोग किया जा सकता है जिससे ये और भी आकर्षक लगे हमें। अगला है आरेखों के प्रकार। अब हमारा अगला टॉपिक है आरेखों के प्रकार। किसके आधार पर, आयाम के आधार पर। आयाम होता है किसी प्रकार का माप, किसी चीज़ का माप होता है वो क्या कहलाता है, आयाम। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके आधार पर हम तीन प्रकार के हमारे पास आरेख हैं। पहला है एक विमीय, जिसमें एक चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केवल एक विमा यानी लंबाई या चौड़ाई का प्रयोग किया जाएगा। एक विमीय जिसमें केवल एक विमा का प्रयोग किया जाता है, या तो लंबाई का या चौड़ाई का, जिसके उदाहरण है दंड आरेख, पिरामिड आरेख। ये दो आरेख है, किसके आरेख हैं, एक विमीय के। सिंपल सा हम दंड आरेख बनाएंगे। तो ये दंड आरेख और पिरामिड आकार में, तो ये दोनों ही किसके रूप में, एक विमीय के। किसके उदाहरण है, एक विमीय के। अगला है द्विविमीय, इसमें दो विमो यानी दो चरों का प्रयोग किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसके उदाहरण है जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, ये आरेख, ये किसके उदाहरण, द्विविमीय के। 2D। अब है 3D, त्रिविमीय, तीनों विमाओं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को सम्मिलित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, त्रिविमीय। जैसे घन, गोलीय, ब्लॉक, पुंज आरेख, ये सभी किस में आते हैं, त्रिविमीय। तो हमारे पास तीन प्रकार के आरेख हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। इन तीनों आरेखों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है दंडारेख। दंडारेख है वो एक विमीय का उदाहरण है। अब दंडारेख क्या होता है, देखो, ये सबसे सरल और लोकप्रिय एक विमीय आरेख है जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, सबसे सरल होता है इसको बनाना, और जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है वो कौन सा है, दंडारेख। आंकड़ों को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दंडों के माध्यम से दर्शाया जाता है। आंकड़ों को या तो हम ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो ये दंडारेख है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो उत्पादन में। अब कौन सी फसल का उत्पादन किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, किस क्षेत्र में कम होता है, इसका प्रदर्शन के लिए आंकड़ों का, दंडारेख का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या का, आय का, आयात निर्यात इत्यादि के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है वो कौन सा है, दंडारेख। अब इसको बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, देखें, सभी दंडों की मोटाई समान हो जाएगी। जो प्रत्येक दंड बना रहे हैं हम, इसकी मोटाई समान होनी चाहिए। दंडों के बीच थोड़ा अंतराल हो। अब दो दंडों के बीच में जो अंतराल हो वो बराबर होना चाहिए सभी के। दंडों को आकर्षक बनाने के लिए रंग या छाया का प्रयोग कर सकते हैं। दंडों की ऊंचाई, लंबाई मापने के अनुसार हो।
अलग अलग मापनी है कितनी है वो दंडों की ऊंचाई पर निर्भर होती है। अब इसमें दंड आरेख हमारा पहला है सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम। इसमें एक ही चर का आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। बनाने से पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना उचित होता है। यानी जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, फिर उनको प्रदर्शित किया जाते हैं एक ही चर में। ये एक वी में एक ही चर या तो लंबाई आएगा या चौड़ाई आएगा, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये उदाहरण दे रखा है, भारत में विदेशी पर्यटक 2007 से 2015 में भारत में कितने विदेशी पर्यटक आए, उसका जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम दंड आरेख की सरल दंड आरेख के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ईयर दिए हुए प्रत्येक वर्ष 2007-8 और यहाँ पर आंकड़े दिए हुए, संख्या दी हुई है मिलियन में, कितने मिलियन आए। ये 2007 है, 2007 में 5.08 मिलियन आए थे। अगले वर्ष 2008 में 5.25 मिलियन, ये नहीं बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम जो विदेशी पर्यटकों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि हर वर्ष जिनमें बढ़ोतरी हुई है। 2007 में 5.8 मिलियन से बढ़कर 2015 में 8.3 मिलियन हो गई। ये एक सरल दंड आरेख का उत्तम उदाहरण है। तो भारत में जो विदेशी पर्यटक है 2007 से 2015 के बीच में, उनमें जो कितनी बढ़ोतरी हुई है उसका हम ये सरल दंड आरेख के माध्यम से अध्ययन किया है। दूसरा है मिश्रित दंड आरेख। एक ही दंड के विभिन्न उपविभाग अलग अलग रंगों से दिखाए जाते हैं। अब एक ही दंड आरेख लेकिन उसमें अलग अलग दो उपविभाग होते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये किसके माध्यम से करते हैं, मिश्रित दंड आरेख के माध्यम। यानी किसी भी राज्य की हम जनसंख्या, अब ग्रामीण और से नगरीय, इन दोनों का अध्ययन करेंगे तुलनात्मक, वो किसके माध्यम से करेंगे, मिश्रित दंड आरेख के माध्यम से करेंगे। इसकी विशेषता क्या है, इसे प्रतिशत में भी बनाया जा सकता है जहां प्रत्येक दंड 100% का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसको प्रतिशत में भी रख के हम कन्वर्ट या बना सकते हैं। तो मिश्रित वो क्या करते हैं, दो उपविभागों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किसमें किया जाता है, मिश्रित दंड आरेख में किया जाता है। अब इसका एग्जांपल है कि जैसे दक्षिणी राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जो 1951 से लेकर 2011 के मध्य कितनी थी, उसका हम अध्ययन करेंगे। जो ज्यादा डायरेक्ट है वो ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करता है और जो कम डायरेक्ट है वो नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ये जनसंख्या वो किसमें है, हजारों में, और ये वर्ष, इधर हम वर्ष को 1951 में नगरीय कम थी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, अधिक थी, 400 से अधिक थी। तो प्रत्येक वर्ष का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे 1971 में ग्रामीण शहरी इतनी थी, ग्रामीण इतनी थी, ये बढ़ गई 1981 में। 1900 जनसंख्या विस्फोट की अवस्थिति कहा जाता है 1981 को। यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि। उन्नीस ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। उसके बाद है 2011 में, 2011 में भी यही स्थिति लगभग बराबर है। मिश्रित दंड आरेख में ग्रामीण नीचे और नगरीय उप जनसंख्या को एक ही दंड में दर्शाया गया है। 1981 और 2000 में कुल सर्वाधिक रही, यानी 1981 और 2011 में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो हम एक ही उपविभाग को दो, जैसे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या लिया, जनसंख्या में हम ग्रामीण और नगरीय इन दो उपविभागों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो भी किसके द्वारा, मिश्रित दंड आरेख के द्वारा। अब तीसरा है बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम। जब दो या दो से अधिक चर एक स्थान या समय के लिए दिखाए जाए तो वो कौन सा होता है, बहुदंड आरेख। जैसे उदाहरण के तौर पर विभिन्न वर्षों में गेहूं व चावल का उत्पादन। अब अलग अलग वर्षों में गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन समय के परिप्रेक्ष्य में और स्थान के परिप्रेक्ष्य में, दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुदंड आरेख। यानी किस समय गेहूं का उत्पादन कहाँ ज़्यादा हुआ, चावल का उत्पादन कहाँ ज़्यादा हुआ। बनाने का तरीका, एक ही समय के दंड सटाकर बनाए जाते हैं, फिर अगले समय के लिए थोड़ा स्थान छोड़ दिया जाता। अब एक समय के लिए तीनों को एक साथ रखेंगे, दोनों को, फिर जगह छोड़ेंगे, फिर एक साथ रखेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल है। जैसे भारत में हैजा के मामले बहुदंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि भारत में हैजा के मामले वो किस क्षेत्र में कितने थे। 3 क्षेत्र हमारे पास है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व। अब इन 3 क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उत्तर में कितने थे मामले, फिर दक्षिण में कितने थे और पूर्व में कितने थे।
यहाँ सन दे रखा है, यहाँ पर ये आंकड़े दे रखे हैं कितने थे ये जगह। 1950 51, 50 51 में पूर्व में सबसे कम थे, उसके बाद दक्षिण में, और सबसे ज्यादा किस थे, उत्तर। तो ये एक ही वर्ष तो एक ही है, एक वर्ष में 3 क्षेत्रों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो ये किसका हो गया, बहुदंड आरेख का हो गया। बहुदंड आरेख में 3 क्षेत्रों के आंकड़े एक साथ तुलनात्मक रूप से देखे जा सकते हैं। 1956-57 में दक्षिण में मामले उत्तर के बराबर हो गए। तो लास्ट में 1956-57 में आकर ये दोनों बराबर हो गए, उत्तर और दक्षिण के। तो ये तीसरा था बहुदंड आरेख। अब अगला देखिए, द्विदिशा दंड आरेख, बायलेटरल बार डायग्राम। अब इसका उद्देश्य होता है कि हम इसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीजों में देख सकते हैं। किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव हो, उन दोनों को ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित आरेख के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक मानों को एक ही आरेख में प्रदर्शित दिखाने के लिए द्विदिशा दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आयात निर्यात का अंतर। अब किसी वर्ष में हम आयात और निर्यात का अंतर देखते हैं, कितना आयात हुआ है किसी वस्तु का, कितना आयात में कमी हुई है। या तो पॉजिटिव है तो उसको जीरो रेखा के ऊपर दिखाया जाएगा, नेगेटिव है तो उसको जीरो रेखा के नीचे दर्शाया जाएगा। पोषक तत्वों की अधिकता या कमी। अब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, इसको भी हम द्विदिशा दंड आरेख के माध्यम से बता सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसकी कमी है या अधिकता है। इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव या ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या, आधार रेखा के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक मान दिखाए जाते हैं। हम आधार क्या लेते हैं इसमें, 0। अब जो पॉजिटिव है उसको ऊपर दिखाए जाएंगे और जो नेगेटिव है उसको नीचे दिखाए जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल ये रहा है। पोषक तत्वों की प्राप्ति द्विदिशा दंड आरेख के माध्यम से हम दिखाएंगे। जैसे धनात्मक मान खनिज फाइबर अधिकता दर्शाते हैं, जबकि ऋणात्मक मान विटामिन प्रोटीन। अब इसमें देखिए ये हमारी क्या बेस लाइन है 0, इस बेस लाइन के हम नीचे वाले मान है वो नेगेटिव वाले दिखाएंगे और ऊपर पॉजिटिव वाले। अब देखिए हमारे पास जैसे ये पोषक तत्व हैं दिए हुए हैं। अब पहला है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव में। उसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन हमारे पास नेगेटिव में, यानी इसकी क्या हमारे पास कमी है। जो कमी वाले हैं वो जीरो रेखा के नीचे दिखाए गए हैं। वसा हमारे पास पॉजिटिव में है, जबकि विटामिन हमारे पास कमी है विटामिन की। उसके बाद खनिज फाइबर में अधिकता दे रखी है, जल में कमी है, और अन्य वस्तु है उनको में अधिकता दे रखी है। तो पोषक तत्वों की प्राप्ति हम द्विदिशा दंड आरेख के माध्यम से, यानी जो चीज़ों को धनात्मक और ऋणात्मक में तुलना करनी हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, द्विदिशा दंड आरेख का प्रयोग करेंगे। अब अगला है पिरामिड आरेख। अब इसका सरल हम दंड आरेख पढ़ रहे थे, उसकी 5वां है पिरामिड आकार, पिरामिड आरेख। अब इसका उपयोग पिरामिड रूप में प्रदर्शित, यानी संख्यात्मक जो आंकड़े हमारे पास उसको पिरामिड आकृति में प्रदर्शित करना, ये क्या है, पिरामिड आरेख। जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना दर्शाने के लिए बाईं और पुरुष हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारे पास जनसंख्या है, एक तरफ किया दिया फीमेल और एक तरफ हमारे पास है मेल। अब इनको पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इधर आयु दे रखी, आयु व लिंग के आधार पर ये आयु वर्ग है, एज ग्रुप है, ठीक है। अब ये पिरामिड का आधार पर दर्शाया गया है, कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। यहाँ 85+ है, उसमें कम है, फिर ये बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा है वो बढ़ रही है, वो 45 से 49 जो आयु वर्ग के हैं उनमें सर्वाधिक है। ये तो पुरुषों में हो गया, ये महिलाओं में हो गया। तो दोनों में एज ग्रुप समान है, 45 से 49 जो एज ग्रुप है वहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात या आयु में भिन्नता पाई जाती है। फिर है सरल पिरामिड, एक ही समय या एक स्थान के लिए, जो पिरामिड है वो एक ही समय या एक स्थान के लिए काम में लिया जाता है। अगला है मिश्रित पिरामिड, कई वर्षों या स्थानों की तुलना में। अब कई वर्षों की या कई स्थानों की एक साथ तुलना करनी है तो इसको हम पिरामिड आरेख के रूप में कर सकते हैं। फिर है अध्यारोपित पिरामिड, यानी दो पिरामिडों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके भी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो हमारा ये 5वां था पिरामिड आरेख। तो हमने पहला कौन सा पढ़ा था, दंड आरेख, जो क्या था, एक विमीय, एक विमीय सरल दंड आरेख। उसके बाद में दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, मिश्रित
तीसरा था बहुदंड आरेख, चौथा था द्विदिशा, दंड आरेख, और हमारा पांचवा था पिरामिड। तो ये हम दंड आरेख के 5 प्रकार को हम अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो ये एक विमीय के प्रकार थे। अब हम आगे बढ़ेंगे द्विविमीय आरेख, वर्त आरेख, पाई डायग्राम या सर्किल डायग्राम कह सकते हैं। द्विविमीय आरेख, 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 चरों का प्रयोग किया जाता है, 2 विमाओं का प्रयोग किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ। जैसे परिचय देंगे, ये द्विविमीय आरेख है, पूरा वर्त 360 डिग्री यानी 360 डिग्री कुल योगों को दर्शाती है। अब जो वर्त है, इसके टोटल कोण कितने हैं? 360 डिग्री। ये सर्किल है तो ये किस में आते हैं? वर्त आरेख के अंदर। इसमें 360 डिग्री कुल कोण होते हैं। अब प्रत्येक भाग का कोण, अब हम इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे किसी क्षेत्र का, प्रत्येक इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। अब हम प्रत्येक भाग का कोण का मान निकालेंगे। जिसको जैसे इसको परसेंटेज में दे रखा है, प्रतिशत में दे रखा है, जैसे ये 45% हो गया, ये 30% है। अब इसका हम कोण निकालेंगे तो प्रत्येक भाग का कोण निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है वो है भाग का मान बट्टा कुल योग इंटू 360 डिग्री। भाग का मान बट्टा कुल योग इंटू 360 डिग्री। तो ये प्रत्येक भाग का कोण निकालने के लिए एक सूत्र होता है। हमारे पास अलग अलग भाग दे रखे होंगे और उसमें उसका परसेंटेज दे रखा होगा। टोटल 100% होता है पूरा मान इसका। अब ये जैसे 45% दे रखा है, ये 30% दे रखा है। हम तो अब इस भाग का मान निकालेंगे, इसका कोण निकालेंगे। तो ये भाग का मान निकालेंगे पहले 30 ऊपर, फिर टोटल है 100% और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री। तो इसको हम सॉल्यूशन करके इसका कोण का मान निकाल सकते हैं। इसका उपयोग है कि बजट आवंटन, जो हमारे पास बजट आता है उसका आवंटन देखते हैं किस क्षेत्र में कितना बजट हमें दिया है, किस क्षेत्र में कितना बजट आया है, पूरा इसको अलग अलग क्षेत्रों में दर्शाया जा सकता है। क्षेत्रवाद उत्पादन, अब किसी हम फसल का लेते हैं जैसे गेहूँ चावल, उसका कुछ क्षेत्र में जैसे राजस्थान में इतना उत्पादन हुआ, मध्य प्रदेश में इतना, और अलग अलग क्षेत्रों को इसमें प्रतिशत में दिखा के हम देख सकते हैं। जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अनुपात में दिखाने में, जनसंख्या अलग अलग घटक है जैसे घनत्व या साक्षरता है, इसको भी हम अलग अलग क्षेत्रों में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं वर्त आरेख के माध्यम से। तो ये वर्त आरेख है। इसके लाभ क्या? आनुपातिक रूप से स्पष्ट तुलना, हम इसको आनुपातिक रूप से यानी प्रतिशत के रूप में स्पष्ट तुलना कर सकते हैं दो क्षेत्रों के, 2 से अधिक क्षेत्रों के भी। इसकी सीमा है बहुत अधिक भाग होने पर जटिल हो सकता है, इसके बहुत अधिक ज़्यादा भाग होंगे तो फिर इसको जो इसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, भारत में भूमि उपयोग 2015 में जो भारत में भूमि का उपयोग हो रहा है वो कितना हो रखा है। ये पूरा पाई चार्ट है। इसमें देखो ये सर्वाधिक पार्ट ये है सबसे ज़्यादा अन्य भूमि के अंदर, सबसे अधिक किस में दे रखा है? 60.37% जो है भाग है वो किसमें? अन्य भूमि के अंतर्गत। बाकी फिर है 17.16% ये वन भूमि के अंतर्गत आती है, और 7.09 फिर ये वन के अंतर्गत आती है। तो अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं। इनमें भारत में जो वन संपदा है उसमें बताया गया कि भूमि में कितनी प्रकार की, कहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, कृषि योग्य भूमि कितनी है, जल स्रोत कितने हैं, चारागाह कितने हैं, या बंजर भूमि कितनी है। अब इसका जैसे अन्य भूमि है, इसका 60%, 60.37% दे रखा। अब इस भाग का हम कोणीय मान निकालना है। तो कोणीय मान निकालने का भी हमने सूत्र बताया था। भाग का मान बटा कुल इंटू 360 डिग्री। तो हमारे पास भाग का मान दे रखा 60.37 बटा कुल हमारे पास 100 है, टोटल योग सबका इंटू 360। इसको सॉल्व करके हम इसके कोण का मान निकाल सकते हैं। उसके आधार पर हम डायग्राम भी बना सकते हैं।
तो ये था हमारे पास पाई चार्ट। भारत में सर्वाधिक भूमि अन्य भूमि के अंतर्गत श्रेणी ए में, जिसमें 59.87% है, जबकि वन भूमि में 17.2% है, और वन में 7.03% है, और वन भूमि में सबसे कम है वो 1.10% है। अब अगली देखिए मानारेख। मानारेख के अंतर्गत हमारा है प्रवाह आरेख, फ्लो डायग्राम। ये मानारेख एक प्रकार का है, एक प्रकार है जिसमें परिवहन मार्गों में माल, यात्री या संदेश के प्रवाह की मात्रा दिखाने के लिए उपयोग में किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में हम यातायात के साधनों या माल का या संदेश के प्रवाह, किस तरह उसका प्रवाह हो रहा है, परिवहन के जो साधन है, परिवहन के जो रास्ते हैं, उनको दर्शाने के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया जाता है। इसकी दो विधियां हैं। पहले मार्गों की मोटाई प्रवाह की मात्रा के अनुपात में बदलकर। अब जो मार्ग बताए गए हैं, जैसे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, अलग अलग मोटाई के मार्ग है, उनकी जो मात्रा वो अनुपात में होनी चाहिए, उसकी माप नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती है, उसके अनुपात में होनी चाहिए। मापनी शुद्ध होती है उसमें, वो इसी अनुपात में होनी चाहिए, जैसे मानचित्र बना रहे उसी अनुपात में, जैसे वास्तविक है उसी के अनुपात में ही होनी चाहिए। अगले समानांतर रेखाएं खींचकर जिनकी संख्या प्रवाह के अनुपात में हो। इसका उपयोग यातायात योजना बनाने में, व्यापारिक प्रवाह के लिए, जनसंख्या प्रवाह के अध्ययन के लिए किया जैसा, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है दक्षिणी राजस्थान में प्रवाह आरेख। अब अलग अलग मोटाई दे रखी है, मार्ग दे रखे हैं मानचित्र पे, और उनकी मोटाई दे रखी है, सबसे अधिक मोटाई वाले, फिर कम मोटाई वाले, फिर सबसे कम मोटाई वाले। मोटाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये प्रवाह आरेख है जो यातायात को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब इसको बनाने की क्या विधि है? अब देखो, मार्क करें, जो जो बेस लाइन है, जहाँ से चिन्हित करेंगे यहाँ से ये स्टार्ट होगा, उससे यहाँ तक जाएगा। तो ये बेस लाइन को पहले क्या करनी है, चिन्ह करना है। उसके बाद मापनी तय करनी है। अब ये मापनी तय करनी है कि मार्ग की मोटाई क्या है, उसी मोटाई के अनुपात में उसकी मापनी तय करनी होगी कि इस मापनी के आधार पर बनाया गया। मानचित्र की मापनी छोटी होती है, वास्तविक मापनी के आधार पर ही इसको तय किया जाता है। प्रवाह डाटा के लिए स्केल निर्धारित करते हैं, किस स्केल पर इसको बनाया जाएगा। उसके बाद में चौड़ाई बनानी है, प्रवाह मात्रा के अनुसार मार्ग की क्या बनाई है, चौड़ाई बनानी है। और उसमें रंग बन रहे मार्गों को रंग या शेडिंग से जो आकर्षित बनाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रवाह आरेख बनाते समय मापनी का सही चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रवाह चित्र बनाने में, मापनी। मापनी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये था प्रवाह आरेख जो मानारेख के अंतर्गत आता है। अब सभी आरेखों का एक हम सारांश देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आरेखों का आंकड़ों का निरूपण, यानी जो हमारे पास सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं उसको कैसे सरल रूप में हम पढ़ सकते हैं सभी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसको सरल भाषा में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे चित्र, चार्ट, पाइग्राम, इनके माध्यम से। तो सरल दंड आरेख के माध्यम से एक ही चर के आंकड़ों, अब सरल दंड आरेख एक भी में है, इसमें एक ही चर के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे जनसंख्या ले लिया या उत्पादन ले लिया। इस एक ही चर को काम में लेके हम उसका दंड आरेख बनाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? सरल दंड आरेख। अगला है मिश्रित दंड आरेख। एक दंड में उपविभाग, जैसे दो उपविभाग ले लिए, दंड तो एक ले लिया, जैसे जनसंख्या, सर एक ले लिया हमने जनसंख्या, उसके हम दोनों दो बांट ली, ग्रामीण और एक नगरीय। इन दो विभागों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो किस में करेंगे? मिश्रित दंड आरेख में। अगला है बहुदंड आरेख। दो या अधिक चर, बहुदंड आरेख में दो या दो से अधिक चरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गेहूं व चावल का उत्पादन। हम दोनों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो किस में करेंगे? बहुदंड आरेख में। फिर है द्विदिशा दंड आरेख। द्विदिशा दंड आरेख में हमने बताया था धनात्मक और चीजों, कोई भी हम चीज ले रहे हैं तो उसका धनात्मक और ऋणात्मक, इन दोनों चीजों का जो तुलनात्मक एक साथ अध्ययन करेंगे, वो किस में करेंगे? द्विदिशा दंड आरेख में। अगला पिरामिड आरेख। आयु या लिंग की संरचना का या जनसंख्या पिरामिड, इन चीजों का हम पिरामिड के रूप में व्यवस्थित करके अध्ययन कर सकेंगे। और फिर हमने पढ़ा था वर्त आरेख, द्विविमीय। अनुपात व प्रतिशत, भूमि उपयोग, बजट, इनके लिए हम किसको यूज करेंगे? वर्त आरेख यानी पाई चार्ट का। तो ये आज की थी हमारी क्लास आंकड़ों का निरूपण। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी आपके। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।